Lamar Park, Los Angeles, USA, 15 जनवरी 1947। इट वॉज अ ब्यूटीफुल फॉर्म मॉर्निंग, किसी एवरेज लॉस एंजलिस की सुबह की तरह। बेटी अपनी 3 साल की बच्ची के साथ रोजाना की तरह एक वॉक पे निकलती है, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि आज जो वो देखने वाली है वो उसे जिंदगी भर का ट्रॉमा देने वाला। बेटी जब एक खाली प्लॉट के सामने से गुजर रही होती है, उसे दूर एक खाली मैदान में कुछ सफेद सा सस्पिशियस सा दिखता है। दूर से देखने पर तो वो किसी मैनिक्विन जैसा दिख रहा था, जो कि समहाउ बेटी का अटेंशन ग्रैब कर रहा होता है। बेटी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे चेक करने को जाती है। बेटी जब उसे करीब बढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो जो मैनिक्विन था वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ था और उसका टेक्सचर, उसका शेप कुछ ज्यादा ही ह्यूमन लाइक था। लेटर जब बेटी उसको ढंग से रिकॉग्नाइज करती है तो उसे पता चलता है कि जिसे वो मैनिक्विन समझ रही थी वो बेसिकली किसी ह्यूमन का डेड बॉडी है। 1917 क्लियो एल्वी शॉर्ट्स एंड फोबी का शादी होता है। शादी के कुछ साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो एलिजाबेथ शॉर्ट रखते हैं। सी वो थर्ड चाइल्ड अमंग द 5 सिबलिंग्स। एलिजाबेथ किसी एवरेज बच्चे की तरह काफी मस्तीखोर थी। वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर काफी शरारत किया करती थी, जैसा हम श्योर हम लोगों ने अपने भाई बहन के साथ मिलकर काफी किया है। इन बच्चों की वजह से घर का माहौल काफी लाइवली, काफी हैप्पी सा रहा करता था। एलिजाबेथ के फादर मिनिएचर गोल्फ कोर्स बिल्डर थे। बेसिकली उनका काम गोल्फ कोर्स को डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को देखना था। इन 1920 मिनिएचर गोल्फ काफी प्रॉफिटेबल एंड पॉपुलर बिजनेस हुआ करता था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ की फैमिली को किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं फेस करना पड़ता था। उनका लाइफ काफी हैप्पीली चल रहा था, उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। इट वॉज अ नॉर्मल हैप्पी फैमिली, किसी एवरेज फैमिली की तरह। एलिजाबेथ के फादर किसी नॉर्मल फादर की तरह सुबह अपने जॉब पे निकल जाते हैं, शाम को अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी बेटी और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करते थे। एलिजाबेथ की मदर एक काफी केयरिंग हाउसवाइफ थी, जो कि इस पूरे घर का इमोशनल सेंटर हुआ करती थी। सब एलिजाबेथ अपनी माँ से सबसे ज्यादा क्लोज थी और फोबी भी एलिजाबेथ को लेके बाकी बच्चों से ज्यादा प्रोटेक्टिव हुआ करती थी। मे बी बिकॉज एलिजाबेथ बचपन से काफी बीमार रहा करती थी और उसे हमेशा ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ करता था। लेटर जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो ऐसा पता चला कि एलिजाबेथ को ब्रोंकाइटिस एंड एस्मा जैसा बीमारी है, जो कि लेटर डायग्नोस्ड हो गया। बट उसका असर कहीं ना कहीं उसके लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं वो उस चीज से जूझ रही थी अपनी जिंदगी। स्टिल उस डायग्नोस के बाद भी एलिजाबेथ को थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ करता था। इसके अलावा उनके फैमिली में सब कुछ काफी सही चल रहा था, काफी हैप्पीली अपना जिंदगी को स्पेंड कर रही थी until that day. That was Black Thursday. It was the biggest stock market crash. Day's poverty in a single afternoon. Stock market plunges into a Great Depression. इस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से यूएसए को ग्रेट डिप्रेशन से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को अपना घर, अपना जॉब और अपना पैसा गंवाना पड़ता है। इसमें से एक फैमिली एलिजाबेथ की भी थी। क्लियो ने आज तक जितना भी पैसा कमाया था और सेव किया था वो सब उस स्टॉक मार्केट क्रैश में डूब जाता है। इसके बाद उनकी जिंदगी 360 चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जिंदगी काफी टफ हो जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ के फादर क्लियो कहीं मिसिंग हो जाते हैं। काफी दिन ढूंढने के बाद चार्ल्स ब्रिज के पास क्लियो की कार मिलती है, पर वहाँ क्लियो नहीं मिलता। तो शॉर्ट फैमिली को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और सम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कि फाइनेंशियल इशू की वजह से क्लियो ने उस ब्रिज से छलांग मार दिया। आफ्टर दिस फोबी एज अ सिंगल मदर घर को संभालने के लिए एक बुक स्टोर पे बुक कीपर का काम करने लगती है, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता है, बट इतना मिलता है कि एटलीस्ट उनका घर स्टेबल हो सके, वो अपना डेली लाइफ की चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर सके। इसी बीच एलिजाबेथ को फिर से ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर की सजेस्ट करता है कि उसे किसी क्लियर साफ इन्वायरमेंट वाली जगह में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स था उसके होम टाउन के हवा की वजह से हो रहा था। एंड अगर वो किसी साफ इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाए वो तो उसे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना बंद हो जाएगा। वो भी ना चाहते हुए भी
भारी मन से एलिजाबेथ की भलाई के लिए एलिजाबेथ को मियामी फ्लोरिडा भेज देती है अपने फैमिली फ्रेंड के घर। शुरुआत में नए जगह नए लोगों से घुलने में एलिजाबेथ को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट एलिजाबेथ काफी आउटस्पोकन थी, काफी चार्मिंग थी, तो धीरे धीरे वो लोगों में घुलने मिलने लगती है, लोगों की फेवरेट बन जाती है। एलिजाबेथ 3 साल मियामी फ्लोरिडा में बिताती है। इस दौरान वो अपना हाई स्कूल मिड फ्लोरिडा हाई स्कूल से करती है और एलिजाबेथ का जिंदगी काफी सही चल रहा होता है। एलिजाबेथ की मदर फोबी को एक लेटर रिसीव होता है जो कि बेसिकली एक अपॉलजी लेटर था जो कि क्लियो ने उन्हें भेजा था, जिसमें ही मेंशन दैट आफ्टर दैट क्राइस वो काफी डर गया था, उसे समझ नहीं आता उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, इस सिचुएशन से भाग गया था। बट अभी उसे रियलाइज हुआ है, इसलिए वो माफी मांगना चाहता है अपनी सारी गलतियों के लिए। ये एक लेटर क्लियो की तरफ से शॉर्ट फैमिली को पूरी तरह से हिला देता है। अभी तक जो उनका जिंदगी काफी अच्छे से चल रहा था, ये एक बॉम्ब की तरह आता है उनकी जिंदगी। मतलब आज तक जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो समहाउ जिंदा था एंड उन्हें कभी चेक करने तक नहीं आया कि वो किस हालत में है। वो अपना जिंदगी काफी मजे से बिता रहा था एंड ही ऑल्सो ऑफर्ड देम कि अगर वो चाहे तो वो उनके पास रहने को आ सकते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ जब एलिजाबेथ 17 की हो जाती है तो वो कैलिफोर्निया क्लियो अपने फादर के पास शिफ्ट हो जाती है। वही फादर जिसने उसे 6 साल की उम्र में छोड़ दिया था। एट दिस टाइम क्लियो अपने घर के पास की एक नेवल शिपयार्ड में काम किया करता था। इस काम को जैसे क्लियो ज्यादातर घर नहीं आया करता था, पर जब भी आता तो क्लियो और एलिजाबेथ में छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ करता था। दोनों के झगड़ों और आर्ग्यूमेंट से तंग आकर एलिजाबेथ जनवरी 1943 क्लियो का घर छोड़ देती है। क्लियो का घर छोड़ने के बाद एलिजाबेथ कैलिफोर्निया के छोटे से टाउन लैम्पॉक में शिफ्ट हो जाती है। अब वो एक बेसिक शिफ्ट का काम करती है, कैंप कुक। ड्यूरिंग दिस टाइम एलिजाबेथ एक बंदे को डेट कर रही होती है। वो यूएसए का एयर फोर्स सार्जेंट होता है। डेटिंग के इनिशियल डेज में एलिजाबेथ एंड वो लिव इन में रहने लगते हैं। इनिशियली कुछ काफी सही चल रहा था, उनका डेटिंग लाइफ एंड उनका पर्सनल लाइफ काफी हैप्पीली चल रहा था। बट कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसका व्यवहार एलिजाबेथ को लेके काफी चेंज होने लगता है। अब वो एलिजाबेथ को लेके काफी चिड़चिड़ा होने लगा था। उसका हर बात पे, उसका छोटी छोटी बातों पे भी एलिजाबेथ से आर्गुमेंट होने लगा था एंड डे बाय डे वो एलिजाबेथ के प्रति और भी ज्यादा अब्यूसिव होने लगा था, विच इज क्लियरली शोइंग कि उनका ये डेटिंग लाइफ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एंड इट वाज अ फेल्ड रिलेशनशिप। लेटर एलिजाबेथ उस इंसान से दूर जाने के लिए लंबॉक सिटी छोड़कर सेंटा बारबरा में मूव हो जाती है। इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से एलिजाबेथ को काफी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से काफी सैड सी रहने लगती है एंड के लिए वो अल्कोहल का सहारा लेती है। ऑन 23 सितंबर एलिजाबेथ को एक लोकल बार में अरेस्ट किया जाता है। शी वॉज अ माइनर, तो जुवेनाइल अथॉरिटीज एलिजाबेथ को पकड़ के वापस उसकी होम टाउन उसकी माँ के पास भेज देती है और एलिजाबेथ अपनी माँ के घर जाना छोड़कर, अपना होम टाउन जाना छोड़कर वापस फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाती है और कभी कभार ही बॉस्टन अपनी फैमिली से मिलने जाया करती थी। एंड आफ्टर दिस माइनर केस एलिजाबेथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पे अपना एक नया लाइफ शुरू करती है। फ्लोरिडा में पहली बार एलिजाबेथ की मुलाकात मेजर माइकल गॉर्डन से होती है। मैथ्यू एक आर्मी ऑफिसर था, काफी डिसिप्लिन, शांत स्वभाव का और सीरियस बट फन लविंग। यही एलिजाबेथ काफी सॉफ्ट स्पोकन, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एंड थोड़ी सी ड्रीमी थी। दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस वाज द थिंग जो उन्हें काफी ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। आफ्टर फ्यू मंथ दे स्टार्टेड डेटिंग। एलिजाबेथ मैथ्यू के साथ काफी सेफ फील करती थी। एलिजाबेथ को लगता था कि शायद पहली बार उसे कोई समझने वाला मिल गया था, उससे कोई कंफर्ट फील कराने वाला मिल गया। मैथ्यू भी एलिजाबेथ को लेके काफी सीरियस था। फॉर मैथ्यू एलिजाबेथ वाज एवरीथिंग फॉर हिम। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद मैथ्यू एलिजाबेथ को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। मैथ्यू ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया एंड फॉर एलिजाबेथ शादी का मतलब सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसके लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था। बचपन से आज तक एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रैवल ही कर रही थी और उसे कोई ठिकाना चाहिए था जहाँ वो बिलोंग कर सके।
क्योंकि हम एलिजाबेथ की जिंदगी में हमेशा से मिसिंग, तो एलिजाबेथ मैथ्यू के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। पर शादी से कुछ हफ्तों पहले Russia and Russians are determined to hold at all costs the water spurting to the sky. It was the 31st of August, 1944, in addition to his other duties. वॉर के शुरू होने की वजह से मैथ्यू को ओवरसीज ड्यूटी में भेज दिया जाता है। वॉर काफी लंबा चल रहा था। उसकी वजह से होता ये है कि एलिजाबेथ एक बार फिर से अकेली हो जाती है, और अब जो एक चीज जो उसे खुशी दे रहा था इस अकेलेपन में, वो मैथ्यू का लेटर्स था। कारण कभी कभी वो लेटर्स एलिजाबेथ तक पहुंचता भी नहीं था। एलिजाबेथ धीरे धीरे मैथ्यू से दूर होने लगी थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी, अपने एक्टिंग करियर में फोकस करने लगी थी। एलिजाबेथ लगातार स्टूडियो का चक्कर लगाती, मल्टीपल ऑडिशंस देती। एलिजाबेथ इन शॉर्ट काफी स्ट्रगल कर रही थी एक ब्रेक के लिए, बट उसे कोई मेजर रोल नहीं मिल रहा था। इस वक्त एलिजाबेथ फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल भी कर रही थी। वो पैसों के लिए अपने घर वालों पे, अपनी माँ पे और अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट रहा करती थी। एलिजाबेथ के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मेनली वो पैसे कमाने के लिए एज अ वेट्रेस काम करती थी। ऑडिशन के रिजेक्शन से एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से एलिजाबेथ कुछ दिनों का ब्रेक लेने का सोचती है और वो सैन डिएगो चली जाती है। वहां पे उसकी मुलाकात रॉबर्ट रेड मैनले से होती है, जो कि उसका पुराना दोस्त होता है। वो लोग साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन सैन डिएगो में टाइम स्पेंड करने के बाद एलिजाबेथ वापस 8 जनवरी को रॉबर्ट को एलिजाबेथ लॉस एंजलिस के डाउनटाउन के बिल्टमोर होटल में ड्रॉप करने को बोलती है। रॉबर्ट जब एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हें वहां क्यों जाना है, तो एलिजाबेथ बोलती है कि उसे वहां पे किससे मिलना है। तो रॉबर्ट एलिजाबेथ को वहां पे ड्रॉप करके वापस चला जाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो इसके बाद एलिजाबेथ से फिर कभी नहीं मिलेगा अपनी पूरी जिंदगी में। 15 जनवरी 1948 को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल करने वाली एक लेडी थी। उसने कॉल में बताया कि लेमर पार्क के नेबरहुड में उसने एक खाली फील्ड में किसी इंसान की डेड बॉडी देखी। पुलिस जब लेमर पार्क के उस ओपन फील्ड में जाती है, तो पुलिस को वहां जो दिखता है वो उनके जिंदगी का, उनके पूरे करियर का सबसे शॉकिंग मोमेंट होता है। एलिजाबेथ की बॉडी उसके कमर के पास से 2 हिस्सों में डिवाइडेड था एंड उसके इंटेस्टाइन को उसके बैक के पीछे अच्छे तरीके से टकिंग किया हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने पूरे प्लान के साथ इस बॉडी को यहाँ पे इस तरीके से रखा है। और इस चीज से भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि बॉडी बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल धुली हुई थी, सफेद हो चुकी थी। ना ही बॉडी पे और ना ही मिट्टी पे किसी तरह का ब्लड स्टेन था, ना ही किसी तरह का ब्लड का मार्क था। बॉडी का कंडीशन इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि किसी ने जानबूझकर उस बॉडी को इस तरह का कि किसी भी इंसान का इजीली उस चीज पे नजर जा सके और वो उसे इग्नोर न कर पाए। एलिजाबेथ की आर्म उसके साइड बाय साइड अलाइन थी और फेस अपवर्ड की तरफ फेसिंग था। बॉडी का जो लोअर हाफ था वो वाइडली ओपन स्प्रेड था। पुलिस जब बॉडी को और क्लोजली एग्जामिन कर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हॉरिफाइंग चीजें रिवील होने लगती हैं। एलिजाबेथ के फेस पे काफी हॉरिफिक, काफी ब्रूटल फेक कट स्माइल था, जिसे फर्दर एज अ ग्लास ग्लो स्माइल के नाम से जाना जाता। बॉडी पे जो कट था वो काफी प्रिसाइज था, काफी एक्यूरेट था, जिसे देखकर पुलिस को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये कट किसी मेडिकल स्टूडेंट ने या फिर किसी ऐसे इंसान ने किया हो जो काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो इस काम में। बट और पुलिस को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये बात लग रहा था कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पे बॉडी का मर्डर हुआ हो वहां पे किसी भी तरह का ब्लड स्टेन ना हो, ब्लड मार्क्स ना हो या फिर किसी तरह का मार्किंग्स ना हो जो एटलीस्ट ये तो बता सके ये डेथ हुआ कैसे है। जिससे पुलिस ये अज्यूम करती है कि हो सकता है ऐसा कि एलिजाबेथ का जान कहीं और लिया गया हो एंड फर्दर उसे यहाँ पे डंप कर दिया गया हो। एलिजाबेथ के पास से पुलिस को आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं मिलता है जिससे उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। बॉडी पे जिस तरह का कट था, जिस तरह का कट मार्क्स था, वो ये दिखा रहा था कि किलर के पास काफी वक्त था इस काम को अंजाम करने के लिए।
एलिजाबेथ की बॉडी मिलते ही लॉस एंजलिस पुलिस पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था इस केस को सॉल्व करने का, क्योंकि इससे पहले इतना ब्रूटल केस लॉस एंजलिस में अभी तक नहीं मिला था एंड मीडिया भी इस केस को काफी अच्छे से कवर कर रही थी, जिसकी वजह से इस केस को काफी ज्यादा लाइमलाइट, काफी ज्यादा कवरेज मिल रहा था। एंड एक छोटा सा गलती भी पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगा था, क्योंकि ये केस हर किसी के नजरों के सामने था, तो पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा था हर उस चीज से जो इस केस को डिले कर रही थी या सॉल्व करने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो फर्स्ट जब 16 जनवरी को ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आता है तो इस केस के रिलेटेड कुछ और भी चीजें और क्लियर होती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ के बोथ एंड एंकल पे रोप से बांधने का निशान था, जिससे ये क्लियर होता है कि हो सकता है कि एलिजाबेथ को काफी दिनों तक बांध कर रखा गया हो या उसे टॉर्चर किया गया हो। एलिजाबेथ के बॉडी पे कुछ काफी ज्यादा ब्रूजेस मिलते हैं। एलिजाबेथ के ब्रेस्ट एंड थाइज से कुछ पोर्शन ऑफ फ्लैश मिसिंग थे। बहुत से लोगों का ये मानना था कि एलिजाबेथ का डेथ उसे बीच से काटे जाने की वजह से हुआ है, बट ऑटोप्सी रिपोर्ट ये क्लियर करती है कि उसका डेथ इसकी वजह से नहीं हुआ, उसका डेथ सीवियर हेड ट्रॉमा की वजह से हुआ है एंड एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से हुआ है। ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी क्लियर करती है कि बॉडी में किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स का एविडेंस नहीं मिला है, विच इज वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था और मीडिया का भी कि हो सकता है इस केस का एक ये भी रीजन था क्योंकि एलिजाबेथ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, काफी ज्यादा चार्मिंग थी, तो हर कोई उसको पाना चाहता था एंड हर कोई उससे अटेंशन चाहता था, बट एलिजाबेथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। एलिजाबेथ का अटेंशन इजिली ग्रैब करना काफी मुश्किल था। इवन काफी लोग का तो ये भी कहना था कि एलिजाबेथ एक लेस्बियन है, बट फर्दर ये चीज क्लियर नहीं होता है किसी भी फैक्ट में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी ने एलिजाबेथ को इंटेंशनली या फिर फोर्सफुली से कदम उठाया हो या फिर इस तरह से उसे अंजाम दिया हो, बट ये चीज उस चीज को क्लियर करता है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ था उसके साथ। तो यहाँ से एक और सवाल उठता है कि अगर ये रीजन नहीं था तो आखिर क्या था, आखिर किस रीजन की वजह से, आखिर क्यों एलिजाबेथ का जान लिया गया और आखिर वो रीजन क्या था जो उसे इतना ब्रूटली उसे मारा गया। सिंस एलिजाबेथ की बॉडी के पास से उसे फाइट करने के लिए किसी भी तरह का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिलता है, तो पुलिस को एलिजाबेथ बॉडी के आइडेंटिटी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो पुलिस बेसिकली क्या करती है कि पुलिस एलिजाबेथ का फिंगरप्रिंट लेती है एंड FBI भेज देती है। एट दिस टाइम क्या होता है कि एलिजाबेथ की फिंगरप्रिंट एक और फिंगरप्रिंट से लिंक हो जाता है। फिंगरप्रिंट एलिजाबेथ के माइनर अल्कोहल कंज्यूम्शन वाले केस से लिंक हो जाता है और वहां से उस केस से एलिजाबेथ की आइडेंटिटी रिवील होती है कि आखिर ये है कौन। एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ एलिजाबेथ के बचपन के उस अल्कोहल कंज्यूम केस की वजह से होता है, which really make me fascinate कि how everything is connected in her life. Like अगर वो उस वक्त पकड़ी नहीं जाती तो आज उसका बॉडी कहीं ना कहीं एक लावारिस बॉडी की तरह होता और उससे पुलिस को उसे ढूंढने में काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता। एट द एंड मिल तो जाती कि वो है कौन, बट पुलिस को काफी ज्यादा एफर्ट करना पड़ता। बट फर्दर वो केस इस तरह से इस एंगल में आके लिंक होगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट दैट्स हाउ लाइफ इज। 21 जनवरी 1947 को एग्जामिनर नाम के मीडिया हाउस के हेड जेम्स रिचर्डसन को एक एनोनिमस बंदे का कॉल आया। कॉल पे वो इंसान रिचर्ड को सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करता है इस बात के लिए कि इस केस की वजह से उसे काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रॉफिट भी बना रहा है। इसके लिए वो एनोनिमस पर्सन रिचर्ड कांग्रेचुलेट करता है, बट उसके बाद वो बंदा कॉल पे ये बोलता है कि वो एलिजाबेथ का किलर बोल रहा है। एंड इस बात को प्रूव करने के लिए एग्जामिनर ऑफिस में एक मेल भेजेगा। इस कॉल के 3 दिन बाद एक्चुअल में एग्जामिनर ऑफिस में एक मेल आता है, काफी बड़े अक्षर में कटआउट स्टाइल में लिखा हुआ था कि ये है एलिजाबेथ के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो फर्दर तुम्हें हेल्प करेगा उसे समझने में। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज कटआउट में, सो बेसिकली अगर तुमने बर्फी मूवी देखा होगा तो बर्फी जब एक्सटॉर्शन मचने के लिए पुलिस को मेल भेजता है, पुलिस को मैसेज भेजता है, तब वो एक यूनिक टाइप का लेटर यूज करते हैं, यूनिक टाइप का लेटर भेजता है जहाँ पे वो बेसिकली कुछ कटआउट्स उठाता है न्यूज़पेपर से एंड मूवीज पोस्टर से और उन कटआउट्स का अल्फाबेट्स को काटता है एंड चिपका के एक लेटर क्रिएट करता है। इस लेटर से ये होता है कि किसी भी इंसान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है उसके हैंड राइटिंग के थ्रू।
विच इज क्लियरली शोइंग कि किलर जानता है कि कैसे कैसे उसे पकड़ा जा सकता है। उस एनवेलप के अंदर से पुलिस को एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ बिजनेस कार्ड्स एंड कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और एक एड्रेस बुक में मिलता है जिसमें हेंसन के नाम पे एक रेड मार्किंग था, जो कि पुलिस का ध्यान हेंसन की तरफ खींचता है और हेंसन को एज अ सस्पेक्ट की कैटेगरी में ला देता है। सो बेसिकली हेंसन बिटमोर होटल का ओनर था, वही होटल जहाँ पे एलिजाबेथ लास्ट टाइम मिसिंग होने से पहले मिली थी। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि हेंसन एलिजाबेथ की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था और काफी ज्यादा लोअर था एलिजाबेथ की तरफ, और वो किसी भी हद तक जा सकता था एलिजाबेथ के साथ रहने के लिए। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ये रिवील करती है कि समहाउ हेंसन इस केस में गिल्टी नहीं है। देन पुलिस का नेक्स्ट सस्पेक्ट होता है रॉबर्ट रेड। रॉबर्ट रेड वही बंदा होता है जो लास्ट टाइम एलिजाबेथ जिससे मिली थी, बट फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू रॉबर्ट को एक लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा जाता है, रॉबर्ट उस लाई डिटेक्टर में पूरी तरह से पास हो जाता है, विच मेड मी क्यूरियस कि हाउ कैसे कोई भी इंसान एक लाई डिटेक्टर में पास होने के बाद उस चीज को एज नॉट गिल्टी बोल सकता है। लाइक उस वक्त का मशीन इतना डेवलप नहीं था कि इस चीज को इस कदर डिटेक्ट कर सके, और कैसे पुलिस ने बस इतने से इन्वेस्टिगेशन के बाद उस इंसान को छोड़ दिया, जिसे रॉबर्ट भी इनोसेंट साबित हो जाता है। एंड अभी तक ये किलर मिसिंग था। उस किलर ने जिस एनवेलप को भेजा था उसे इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस को पता चलता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो गैसोलीन में डिप्ड थे पूरी तरह से, और गैसोलीन बेसिकली क्या करता है कि गैसोलीन किसी भी तरह फिंगरप्रिंट के मार्क को प्रॉपर्ली हटा देता है, बट समहाउ ये करने के बावजूद भी कुछ फिंगरप्रिंट स्टिल अभी भी उस एनवेलप पे थे। तो पुलिस उन फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करके FBI ऑफिस में सबमिट कर देती है ताकि समहाउ उन्हें कुछ लीड मिल सके इस केस के थ्रू और उन्हें किलर तक पहुंचने का एक एविडेंस मिल जाए। ऑन 26 एग्जामिनर ऑफिस को एक और लेटर रिसीव होता है उसी किलर के थ्रू, जिसमें वो किलर ये बोल रहा था कि 29 को वो खुद को पुलिस को सरेंडर कर देगा। पुलिस और मीडिया दोनों उस किलर को पकड़ने के लिए और उस किलर को कवर करने के लिए रेडी थी, बट उस दिन कोई नहीं आता है। शाम के तकरीबन 4 बजे एग्जामिनर ऑफिस में एक और लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो अब सरेंडर नहीं करेगा, विच इज क्लियरली शोइंग कि वो पुलिस और मीडिया दोनों के साथ एक माइंड गेम खेल रहा, जैसे वो जानता हो कि पुलिस कभी भी उसे नहीं पकड़ पाएगी और उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा है। पुलिस को कोई और लीड्स नहीं मिलता है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से केस अब ठंडा होने लगा था। एंड मीडिया भी इस चीज को कवर करने के बजाय एलिजाबेथ के लाइफ को कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही थी। उनका ध्यान अब इस केस को सॉल्व करने के बजाय उसके लाइफ में जाने लगा। फर्दर धीरे धीरे ये केस ठंडा होने लगता है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से फर्दर केस धीरे धीरे अपना सीरियसनेस खोने लगता है। ऑन द एंड ऑफ स्प्रिंग 1947 इस केस को कोल्ड केस घोषित कर दिया जाता है। इन 1949 इस केस को एज अ फील्ड केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये केस तो बंद हो जाता है बट काफी सारे सवालों को पीछे छोड़ देता है, जैसे कि आखिर 8 जनवरी को एलिजाबेथ बेल्टमोर होटल में आखिर एलिजाबेथ किससे मिलने गई थी, वो इंसान था कौन और उसे किसने देखा क्यों, आखिर लाई डिटेक्टर के थ्रू कैसे किसी इंसान को गिल्टी और नॉट गिल्टी प्रूव किया जा सकता है, कैसे पुलिस इतना डमली इतना ब्लाइंडली एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इस वजह से मिसिंग था क्योंकि वहां पे मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था इस केस में। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि कैसे किसी इंसान को एक खाली ओपन ग्राउंड में डंप किया गया हो और किसी ने ना देखा हो, ये होना नियर इम्पॉसिबल है। लाइक कैसे हो सकता है ऐसा। एंड मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इस केस में किसी ना किसी काफी पावरफुल पीपल का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि केस कहीं ना कहीं काफी हद तक दबने लगा था। केस को इन्वेस्टिगेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। तो बिना किसी पावरफुल हैंड के, बिना किसी पावरफुल ह्यूमन के, इंसान के इस केस को इस कदर दबाना, जहाँ पे ये केस इतना ब्रूटल था कि पूरा लॉस एंजलिस उस वक्त एक खौफ की चादर में दब चुका था। तो इस केस को ऐसे दबाना काफी मुश्किल होगा। तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई पावरफुल इंसान इस केस को दबा रहा होगा।